जरा सोचिए अगर आपकी ज़िंदगी एक टाइम लूप में फंस जाए जहाँ हर दिन वहीं शुरू होता है और वहीं ख़त्म होता है, और उस दिन को बार बार जीने के दौरान आपके पीछे हो कुछ खतरनाक हथियारे, आपका परिवार खतरे में हो और एक ऐसी मशीन हो जो इतिहास को बदल सकती है। अब सोचिए आप क्या करेंगे। ये कहानी है रॉय की, जो कि ना कि सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है बल्कि अपने बेटे और अपने प्यार को बचाने के लिए एक के बाद एक खतरनाक अटेम्प्ट कर रहा है। क्या रॉय इस लूप से बाहर निकल पाएगा? क्या वो अपने परिवार को बचाने में सफल होगा? जानने के लिए बने रहिए और देखिए इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत से अंत तक, क्योंकि हर सीन आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। क्या आप तैयार हैं इस रोमांच सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइनेमेटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रॉय ना जाने कितनी बार एक ही दिन को जी चुका है, इसलिए पहले से ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है। हर सुबह ना सिर्फ उसे एक हथियारे से निपटना पड़ता है बल्कि एक हेलीकॉप्टर में एक आदमी मिशन गन लेके उसे गुड मॉर्निंग कहने आता है। लेकिन रॉय भैया पहले से तैयार रहते हैं और चाकू फेंक कर उस आदमी को खत्म कर देते हैं। इन सब के बीच रॉय को जब भी मौका मिलता है वो अपनी एक्स वाइफ की फोटो को देखता है। फ्लैट में ब्लास्ट होने के ठीक पहले वो खिड़की से कूदकर सीधे एक ट्रक में लैंड करता है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी ट्रक ही रॉय पे गिर जाता है। इसके बाद हर दिन रॉय का आदमी से उसकी कार छीनता है। वो आदमी हर बार चिल्लाता है, कोई बचाओ, मेरी गाड़ी छीन रहा है। रॉय जल्दी वहां से निकलने के लिए गाड़ी तेजी से भगाने लगता है और फिर स्क्रीन पर लिखा आता है अटेम्प्ट 79। मतलब रॉय अब तक इस दिन को 79 बार जी चुका है। अब तक रॉय को इतना समझ आ गया था कि कोई है जो उसे मारना चाहता है, लेकिन क्यों, ये अब तक उसे नहीं पता था। कभी रास्ते में कुछ औरतें उसे गोली मार देती है तो कभी कोई बहाने से उसे बम से उड़ा देता है। और इन खतरों के बीच एक लड़की जो खुद को भगवान कहती थी, हर बार उसे मारने से पहले अपना नाम जरूर बता देती है। इतना ही नहीं, रॉय का एक हमशक्ल भी था जो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन रॉय को भरोसा था कि उसकी एक्स वाइफ जमा उसके सभी सवालों को जवाब दे सकती है। उसने जमा को कॉल किया, लेकिन कॉल उसके बॉस वेंटर ने उठाया। कॉल के पीछे से एक बड़ी सी भड़कीली सी मशीन चल रही थी। वेंटर ने बताया कि जमा की तो कल रात में ही एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है, यानी रॉय के टाइम लूप शुरू होने से पहले ही जमा मर चुकी थी। यह सुनकर रॉय पूरी तरह से टूट गया, लेकिन उसे दुख मनाने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि वो खतरनाक लोग उसके पीछे लगे हुए थे। अगले दिन हर रोज की तरह रॉय तेजी से गाड़ी दौड़ाकर अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह उसने उसका पीछा करने वाली औरतों से ग्रेनेड लॉन्चर छीन लिया और उन्हीं के हथियार से उन्हें उड़ा दिया। इसके बाद थक हार के रॉय अपने फेवरेट नूडल कैफे पहुंचा और वहां बैठ के पेट पूजा करने लगा। इस बीच कहानी में देव का परिचय होता है जो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। वहीं दूसरी तरफ डाइफिन नाम की एक मशहूर चीनी तलवारबाज भी वहाँ मौजूद थी। रॉय शराब पीते हुए ध्यान देता है कि घड़ी में 12:47 हो गए हैं। इतने में सभी दुश्मन इकट्ठा होकर रॉय पर हमला कर देते हैं और गोलियों से उन्हें छल्ली कर देते हैं। इसके बाद कहानी हमें उस दिन पे लेके जाती है जब रॉय का टाइम लूप शुरू होने से पहले की घटनाएं होती है। रॉय अपनी एक्स वाइफ जमा के ऑफिस में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अपना रिज्यूम देने गया था। पता चला कि ऑफिस को सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है बल्कि जमा को है। जमा अचानक रॉय के सिर से कुछ बाल काट लेती है जिससे उसका व्यवहार अजीब लगने लगता है। उसने रॉय से पूछा कि क्या उसका भेजा हुआ जन्मदिन का तोहफा उसे मिला था। फिर जमा ने रॉय को गले लगाते हुए उसके कान में कहा कि वो उस साइट का ध्यान रखे। तभी 3 गार्ड वहाँ पे पहुंच जाते हैं और रॉय को बाहर भेज देते हैं। रॉय के जाने के बाद जमा का बॉस वेंटर उसे धमकाते हुए कहता है कि वो जिस चीज पे काम कर रही है वो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है और वो अपने पुराने आशिकों को ऐसे ऑफिस में नहीं बुला सकती है। रात के करीब 3 बजे रॉय रॉलिस नाम की एक लड़की के साथ बार में बैठा हुआ था। रॉलिस पेशे से डेंटिस्ट थी। एलिस के बाथरूम में जाने के बाद बारटेंडर ने रॉय से बातों बातों में कहा कि वो इस लड़की के साथ मौज मस्ती कर सकता है, लेकिन उसकी आंखों में प्यार किसी और के लिए है। इतने में रॉय को जमा का फोन आया। जमा रॉय के बालों के सैंपल के साथ कुछ कर रही थी। उसने रॉय से कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए, खास तौर पर उस चीज के लिए जिसमें रॉय सबसे अच्छा है। ये कहकर जमा मशीन की तरफ बढ़ गई, लेकिन विंटर और उसकी सिक्योरिटी टीम सब कुछ देख और सुन रहे थे। विंटर ने तुरंत जमा को पकड़ के अपने पास लाने के आदेश दे दिया। अगले दिन सुबह जब रॉय उठा तो टाइम लूप शुरू हो चुका था। उसने जमा के कहे अनुसार उसके भेजे हुए जन्मदिन का तोहफा ढूंढा। वो एक आईसेट और ओसाइरिस नाम की किताब थी, लेकिन इससे पहले कि रॉय इसको पढ़ पाता, हेलीकॉप्टर में मशीन गन लेके आए भैया उसके गेम को खत्म कर देते हैं। अब रॉय की जिंदगी तो सैमसंग के पुराने फोन की तरह बार बार रीस्टार्ट हो रही थी। कभी कोई उसे मार देता तो कभी कोई और। यह सब फास्ट फॉरवर्ड होता जा रहा था और हम फिर से वर्तमान में पहुंचते हैं। रॉय किसी तरह बचते बचाते जमा के दिए हुए गिफ्ट के साथ एक अंडरग्राउंड गेमिंग स्टोर में जा पहुंचा। वहाँ उसने किताब पढ़ी तो उसे पता चला कि आईसेट ओसाइरिस नाम के एक इजिप्शियन नेता की पत्नी थी। किताब के आखिर में जमा ने लिखा था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन रॉय को इस किताब में कुछ भी काम का नहीं लगा। अचानक रॉय की नजर अपने बेटे जो पर पड़ी। जो को ये पता नहीं था कि रॉय ही उसका असली पिता है। रॉय को अपने बेटे के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि चलो उसे पिज्जा खिलाते हैं। पिज्जा खाते हुए जब वो बाहर निकले तो रॉय ने देखा कि घड़ी में 12:50 हो गए हैं। यह पहली बार था जब रॉय इतनी ज्यादा समय तक जिंदा रहा, लेकिन तभी गैंग की एंट्री हो गई।
रॉय को समझ आ गया कि वो इतने समय तक जिंदा इसलिए रहा क्योंकि वो अंडरग्राउंड में था, जहाँ उसे कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा था। रॉय ने अपने बेटे को गोलियों से बचाने की पूरी कोशिश की। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने जो से कहा कि वो ही उसका असली पिता है। उस पल में जो की आंखों में डर के साथ साथ अपने पिता के लिए प्यार भी दिख रहा था। लूप दोबारा शुरू होने पे रॉय एक नए जोश के साथ उठा। उसने सुबह हमला करने वाले आदमी से पूछा कि उन्होंने उसे ट्रैक कैसे किया। अब रॉय किसी भी तरह उस ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढना चाहता था। वो अपने फेवरेट नूडल कैफे के वॉशरूम में गया और अपनी बॉडी और अपने कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे सिक्योरिटी ऑफिस देव की याद आई, जो उसी समय नूडल शॉप में मौजूद था। रॉय ने देव से पूछा कि अगर किसी की बॉडी में ट्रैकिंग डिवाइस फिट करनी हो तो वो कहाँ लगाएगा। इस पर देव ने बताया कि ट्रैकिंग डिवाइस छुपाने के लिए सबसे अच्छी जगह उसके दांत के अंदर होती है। यह सुनते ही रॉय वॉशरूम में गया और पागलों की तरह अपने दांत को उखाड़ने लगा। किस्मत से दूसरे ही दांत के अंदर उसे ट्रैकिंग डिवाइस मिल गया। तभी वहाँ रॉय का हमशक्ल आधम का और उसे गोली मार दी। अगले अटेम्प्ट में रॉय ने सबसे पहले वॉशरूम में जाकर ट्रैकिंग डिवाइस को हटा दिया। फिर उसने उसी ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी गैंग के मेंबर्स को खत्म कर दिया। इसी बीच उनमें से एक के फोन पे विंटर का कॉल आया। रॉय ने फोन उठाया तो विंटर ने उसे चुनौती दी और कहा कि अपनी माँ का दूध पिया है तो लैब में आकर दिखा। रॉय भला डरने वालों में से कहा था। वो तुरंत लैब की ओर निकल पड़ा, लेकिन अपने पहले अटेम्प्ट में उसने गाड़ी दीवार में ठोक दी और शुरू में ही विंटर के हाथों मारा गया। दूसरे अटेम्प्ट में रॉय ने गाड़ी उड़ा के लैब में सीधी एंट्री मारी। जब गार्ड्स गाड़ियों के पास गोलियां बरसाते हुए पहुंचे तो पता चला कि ये रॉय का तो बिछाया हुआ जाल था। जैसे ही गार्ड्स गाड़ी के पास आए, रॉय ने उसमें रखा बम को उड़ा दिया। इसके बाद उसने अपने हमशक्ल को भी खत्म कर दिया और उसका सिक्योरिटी बैज भी ले लिया। अब रॉय चुपचाप साइट के अंदर गया और जो भी सामने आया उसे सबको खत्म करता चला गया। आगे जाकर उसका सामना हुआ ज्ञानगिन से, जो कि एक बेहद खतरनाक तलवारबाज थी। रॉय के पास बंदूक थी, लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो पता चला कि बंदूक खाली थी। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रॉय भैया तो इस बार भी मारे गए। रॉय ने कई बार ज्ञानगिन को हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उसे एक ही बार में खत्म कर देती। एक अटेम्प्ट में विंटर ने रॉय को जिंदा पकड़ लिया। मारने से पहले विंटर ने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू किया। असल में जो मशीन हमने पहले देखी थी उसका नाम ओसाइरिस स्पंडल था। इस मशीन में इतिहास को बदलने की ताकत थी। जो कुछ भी रॉय के साथ हो रहा था उसकी असली वजह यही मशीन थी। जमा ने विंटर को बिना बताए रॉय के बालों का इस्तेमाल करके उसके डीएनए को इस मशीन में डाल दिया था। यह बात साफ थी कि विंटर को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। अगर उसे पता होता तो वो रॉय को इतनी जानकारी क्यों देता। इसके बाद रॉय ने जमा के दिए हुए जन्मदिन के गिफ्ट की किताब को फिर से पढ़ा। फिर उसे समझ आ गया कि जब तक उसका डीएनए मशीन में मौजूद है उसे कोई भी नहीं मार सकता है। इस बात ने उसे ये एहसास दिला दिया कि जमा उस पर कितना भरोसा करती थी। ये सोच के रॉय जोश से भर गया, लेकिन अब भी उसके रास्ते में ज्ञानगिन खड़ी थी। अपने अगले अटेम्प्ट में रॉय ने ज्ञानगिन से लड़ने की बजाय नूडल कैफे का रुख किया। वहाँ उसने लेजेंडरी चीनी तलवारबाज ड्राई फैन से मुलाकात की। रॉय ने ड्राई फैन से तलवारबाजी सीखने की गुजारिश की। हालांकि ड्राई फैन सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ आई थी। रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक दिन काफी है मेरे लिए। इसके बाद वो हर दिन ड्राई फैन के पास जाता और उसे तलवारबाजी सीखने की कोशिश करता। वक्त के साथ उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और वो हर दिन बेहतर होता गया। आखिरकार 174वें अटेम्प्ट में रॉय पूरी तरह से तैयार हो गया। उसने ज्ञानगिन का सामना करने का फैसला किया। इस बार उसने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी और पास ही की दीवार में एक तलवार उठा ली। रॉय ने लाजवाब तलवारबाजी दिखाते हुए ज्ञानगिन को हरा दिया और अंत में उसे खत्म कर दिया। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। तभी विंटर और ब्रेड भी वहाँ पहुँच गए। रॉय ने अपनी तलवार ब्रेड के माथे में गाड़ दी। जैसे ही विंटर ब्रेड की बंदूक उठाने के लिए आगे बढ़ा, रॉय उससे पहले ही अपनी तलवार लेकर उस तक पहुंच गया। विंटर को शक हुआ कि कोई अकेला इंसान इतने सारे लोगों को कैसे खत्म कर सकता है। शायद उसने साउथ की फिल्में नहीं देखी थी। खैर, विंटर समझ गया था कि जमा ने मशीन का इस्तेमाल करके रॉय को समय के रूप में डाल दिया है। उसने रॉय को बताया कि जब वो यहाँ गुंडों से लड़ रहा था उसी वक्त उसने रॉय के बेटे जो को मारने का बंदोबस्त कर दिया था। यह सुनते ही रॉय बदहवास होकर जो के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका बेटा पहले से मर चुका है। अपने बेटे की मौत को देखकर रॉय पूरी तरह से टूट गया। उसने सारी उम्मीद छोड़ दी और खुद को जानबूझ के हथियारों के हाथों मरने दिया। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अब बहुत हो गया। अगर ये दिन बार बार ही चल रहा है तो क्यों न इसे अपने बेटे के साथ ही बिताया जाए। रॉय ने हर दिन अपने बेटे के साथ ही बिताना शुरू कर दिया। वे दोनों साथ में गेम्स खेलते, शाम को एक बेंच में बैठ के दिन खत्म होने का इंतजार करते। यह रॉय के लिए सुकून भरा वक्त था। लेकिन एक दिन जो ने रॉय को बताया कि सुबह उसकी माँ जमा का कॉल आया था। कॉल में जमा ने उसे समझाया था कि चाहे कोई भी समस्या हो वो रॉय से बात कर सकता है। यह सुनकर रॉय चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जमा अभी भी जिंदा हो सकती है। उसने ये बात कंफर्म करने के लिए जो का फोन ले लिया। फोन चेक करने पर रॉय को ये यकीन हो गया कि सुबह जमा जिंदा थी। उसे समझ आ गया कि उसके पास अभी भी मौका है जमा को बचाने
बचाने का। अगले अटेम्प्ट में रॉय ने जल्दी से विंटर और ब्रेड को मार डाला और कैमरे रूम में पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि जब वो हर दिन उठता है तो उसके बाद 15 मिनट तक जमा जिंदा होती है। यह देख के वो बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत खुद को गोली मार ली ताकि लूप जल्दी से रीस्टार्ट हो जाए, वो जमा को बचा सके। अगली सुबह जैसे ही रॉय उठा उसने सीधा हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा दी। उसने मिनी गन वाले गुंडों को खत्म कर दिया और पायलट को बंदी बना लिया। फिर उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के वो लैब की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने सभी गुंडों को रॉकी भाई स्टाइल में हेलीकॉप्टर की मशीन गन से उड़ा दिया। रॉय जल्दी उस जगह पे पहुंचा जहां जमा मरने वाली थी। ठीक उसी वक्त उसने धमाकेदार एंट्री मारी और विंटर का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आखिरकार उसने जमा को बचा लिया। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया। आखिरी सीन में रॉय ओसाइरिस स्पिंडल मशीन की तरफ बढ़ा ताकि वो इस टाइम लूप को हमेशा के लिए तोड़ सके। तो अब सवाल है आपसे, आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन कौन सा है जिसे मौका मिलने पे आप बार बार जीना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।